Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Adopt a Heritage 2.0. तो हम जानेंगे Adopt a Heritage 2.0 के बारे में. Archaeological Survey of India had launched a revamped version of the Adopt a Heritage program along with an Indian Heritage app and an e-permission portal. जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च किया है एक रिवैम्प वर्जन को अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम का, साथ साथ इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल को. ये जो अपडेटेड प्रोग्राम है ये इनकरेज कर रहा है कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर को कि वो यूटिलाइज करे अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड CSR फंड का, ताकि इनहेंस किया जा सके फैसिलिटी को हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट के लिए. ये प्रोवाइड कर रहा है कम्प्रिहेंसिव गाइड को इंडियन हेरिटेज ऐप के माध्यम से, ऑफर कर रहा है इंफॉर्मेशन को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट के बारे में, जिसमें कि हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, पिक्चर, पब्लिक फैसिलिटी और जियो टैग लोकेशन भी है. Adopt a Heritage 2.0 program include various changes such as streamlined management structure for partner agency, clear guidelines for semi-commercial activity and a detailed scope of work and amenities required for monument. और जो आपका एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम है ये इंक्लूड करता है बहुत सारे बदलाव को, जिसमें कि स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर फॉर पार्टनर एजेंसी, क्लियर गाइडलाइंस फॉर सेमी कमर्शियल एक्टिविटी और एक डिटेल स्कोप है जो वर्क और एमिनिटी आवश्यकता है मोन्यूमेंट के लिए. ये जो अपडेटेड प्रोग्राम है ये ऑफर कर रहा है और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को, अलाउ कर रहा है कंपनीज को कि वो अडॉप्ट करे इंटायर मोन्यूमेंट को, डेवलप करे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां पे प्रोवाइड करे स्पेसिफिक एमिनिटीज को, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गया, क्लीनिंग सर्विस हो गया, वन या एक से अधिक साइट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर आस्क स्टेट टू फॉर्मुलेट अ लॉजिस्टिक पॉलिसी. सेंटर ने कहा स्टेट से कि वो फॉर्मुलेट करे लॉजिस्टिक पॉलिसी को. तो जानेंगे इसके बारे में. फिर इंडिया का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंक है, सब कुछ इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को हम यहाँ पे देखने जाएंगे. The central government has urged state to create logistic policy to enhance ease of doing business and align with the PM Gati Shakti initiative, which aid in infrastructure project planning. सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है स्टेट से कि वो क्रिएट करे लॉजिस्टिक पॉलिसी को जो इनहेंस करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अलाइन करेगा पीएम के गति शक्ति इनिशिएटिव के साथ. ये मदद करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लानिंग में. क्या स्टेटस है? इंडिया हैज रैंक 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023. 2018 रैंकिंग ऑफ इंडिया वाज 44. इंडिया के जो रैंक है वो 38 है आउट ऑफ 139 कंट्रीज में वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 के रैंकिंग में. ये रैंकिंग कौन निकालता है, भारत के क्या रैंक है, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है. 2018 में जो भारत का रैंक था वो 44 था, यानी भारत ने इंप्रूव किया अपने रैंकिंग को. गुजरात है टॉप द लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 इंडेक्स. गुजरात ने टॉप किया था जो लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड 2021 इंडेक्स है. इस पे द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अमाउंट टू ओवर 90% ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर. जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये अमाउंट करता है 90% अधिक लॉजिस्टिक सेक्टर का. नीड फॉर लॉजिस्टिक पॉलिसी इन स्टेट. जो आवश्यकता पड़ी लॉजिस्टिक पॉलिसी की स्टेट के लिए. द लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया अबाउट 13 to 14% इज हाई एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमी 8%. जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है भारत में वो 13 से 14% हाई है. अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड इकोनॉमी में तो ये 18% है. इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर इज हाईली डिफ्रेगमेंटेड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स स्पेशली ऑफ स्टेट. और भारत का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ये बहुत ज्यादा डिफ्रेगमेंटेड है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली स्टेट के केस में. दिस सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 22 मिलियन पीपल एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ ओवर 10% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर. और ये जो सेक्टर है ये प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को मोर देन 22 मिलियन पीपल के लिए, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो करेगा 10% के रेट से नेक्स्ट 5 ईयर पे. Logistics is the backbone of India international trade and will help in the diversification of not only India's export basket but also product and country. और लॉजिस्टिक्स जो है ये बैकबोन है भारत के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और ये मदद करता है डाइवर्सिफिकेशन में ही, नहीं सिर्फ भारत के एक्सपोर्ट बास्केट का बल्कि प्रोडक्ट और कंट्रीज के लिए भी. लास्ट ईयर इंडिया अनवील्ड इट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विद एम ऑफ प्रमोटिंग द सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इनहेंसिंग द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री. और लास्ट ईयर भारत ने अनवील किया था इसके नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को, जिसका मकसद था प्रमोट करना सीमलेस मूवमेंट को, गुड्स का, और इनहेंस करना कम्पिटिटिवनेस को इस इंडस्ट्री के लिए. एम ऑफ न्यू नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी. क्या एम है नए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का? रिड्यूस कॉस्ट फॉर द लॉजिस्टिक सेक्टर टू 8% बाई 2030. जो नया लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसका मकसद है कि रिड्यूस किया जाए जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक सेक्टर का 8% तक 2030 आने तक.
डेवलप स्किल अमॉन्ग यूथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेवलप किया जाए स्किल को यूथ के लिए और क्रिएट किया जाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। प्रमोट द सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इनहेंस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री अक्रॉस द नेशन, प्रमोट करने की बात कही गई है सीमलेस मूवमेंट को गुड्स का, और इनहेंस करना है कॉम्पिटिटिवनेस को इंडस्ट्री के लिए, पूरे नेशन के लिए। फोकस करने की बात कही गई है कुछ की इंपॉर्टेंस एरियाज के लिए, जैसे कि प्रोसेसिंग, री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस करने की बात कही गई है। 4 मेजर स्टेप अंडर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो 4 मेजर स्टेप है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत, इसको भी हम जान लें। इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम IDS, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम फ्रॉम 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कस्टम, एविएशन, फॉरेन ट्रेड एंड कमर्शियल मिनिस्ट्री। इंटीग्रेट करने की बात कही गई है डिजिटल सिस्टम को, जो 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कस्टम, एविएशन, फॉरेन ट्रेड और कमर्शियल मिनिस्ट्री भी है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक इलॉग, सिंप्लीफाइंग रूल एंड स्ट्रीमलाइनिंग लॉजिस्टिक बिजनेस, इसमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई किया जाए रूल को और स्ट्रीमलाइन किया जाए लॉजिस्टिक बिजनेस को। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप, इंप्रूवमेंट कार्गो मूवमेंट, रियल टाइम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, लिवरेज NICDC लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट। सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप, मॉनिटरिंग लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट एंड एड्रेसिंग ऑब्स्टेकल, जबकि सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप है, ये मॉनिटर करेगा लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट को और एड्रेस करेगा ऑब्स्टेकल को। 1 स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, एक जो अदर स्टेप इसके अलावा लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि 1। द लॉजिस्टिक डिवीजन इन द कमर्शियल डिपार्टमेंट हैज बीन क्रिएटेड, जो लॉजिस्टिक डिवीजन है कॉमर्स डिपार्टमेंट में, उसको क्रिएट किया गया है। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम एंड व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, और जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम है और व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इसको किया जा रहा है ताकि इंप्रूव किया जाए लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को। अभी तक 22 स्टेट ने पहले से ही स्टार्ट कर दिया इंप्लीमेंट करना लॉजिस्टिक पॉलिसी को। गति शक्ति स्कीम, भारतमाला प्रोग्राम, बिल्डिंग अबाउट 84,000 किलोमीटर ऑफ न्यू हाईवे, सागरमाला प्रोजेक्ट, अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ कंट्री 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज। जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये भी फोकस कर रहा है। रेलवे का जो फ्राइट कॉरिडोर है, इसके पहले गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि वो रिप्लेस करेंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993 को नेशनल लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड एडवांस प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एक्ट के साथ। हम अब पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में भी जान ले। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 इज a ₹100 lakh crore प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है कब का, 2021 का, ये आपका 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है डेवलप करने के लिए होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। इट एम्स टू इंश्योर द स्पीड, गति एंड पावर शक्ति ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 4 years with a focus on expediting work on the ground, saving cost, creating job and bringing down the logistic cost। इसका मकसद है कि इंश्योर किया जाए स्पीड, गति को, और पावर जो शक्ति हो गया, गति शक्ति, स्पीड और पावर को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नेक्स्ट 4 year पे, जिसका फोकस होगा कि एक्सपर्टाइज किया जाए वर्क को ग्राउंड लेवल पे, सेव किया जाए कॉस्ट को क्रिएट करने के लिए जॉब का, और कम किया जाए लॉजिस्टिक कॉस्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्ट वाटर टर्निंग प्रॉब्लम इनटू सॉल्यूशन। जो वेस्ट वाटर है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में, वेस्ट वाटर होता है क्या है, कैसे क्या। तो recently a report prepared by Global Wastewater Initiative, a global platform bringing together UN agency, NGO, the private sector, etc. to tackle wastewater pollution, wastewater turning problem to solution was released। अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट है जिसको तैयार किया गया था ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि एक साथ लाता है यूएन एजेंसी, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि टैकल किया जा सके वेस्ट वाटर पॉल्यूशन को। वेस्ट वाटर टर्निंग प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, इसको रिलीज किया गया। ये जो रिपोर्ट है ये फॉलो अप कर रहा है जो सीक वाटर रिपोर्ट था 2011 का, उसी को। इसका मकसद है कि एड्रेस करे जो अर्जेंट नीड है सस्टेनेबल वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का। ये वेस्ट वाटर होता क्या है, तो वेस्ट वाटर रिफर करता है वैसे वाटर के लिए जिसका उपयोग जो है वो कॉन्टेमिनेटेड होता है बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, जैसे कि डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रोसेस के कारण वो कॉन्टेमिनेट रहता है, इसलिए उसको वेस्ट वाटर कहा जाता है। की मैसेज जो है इस रिपोर्ट का वो क्या है, वेस्ट वाटर यूज जो है वो सप्लाई करेगा मोर देन 10 टाइम करंट ग्लोबल डिसैलिनाइजेशन को। अनलॉक करने के लिए इस पोटेंशियल को पब्लिक परसेप्शन और कंसर्न जो है वेस्ट वाटर रिसोर्स रिकवरी को लेके, रियूज के लेके बदलने की आवश्यकता है। Elevating wastewater reuse in the international policy is crucial to addressing climate, nature and pollution crisis। और एलिवेट करके वेस्ट वाटर रीयूज को इंटरनेशनल पॉलिसी पे ये बहुत जरूरी हो जाता है ताकि एड्रेस किया जा सके क्लाइमेट, नेचर और पॉल्यूशन क्राइसिस को।
जो ह्यूज पोटेंशियल है वेस्ट वाटर का, तो ये सर्व कर सकता है एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के रूप में अप टू 500 मिलियन पीपल के लिए, रिड्यूस कर सकता है ग्लोबल फर्टिलाइजर यूज को 10% तक, और इरिगेट कर सकता है अराउंड 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को। तो आप समझ सकते हैं इसका मल्टी यूज है। रॉ सोर्स फॉर इंडस्ट्री, ये एक रॉ सोर्स के रूप में भी काम कर सकता है इंडस्ट्री के लिए। वेस्ट वाटर कैन बी रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पेपर, पॉलीमर, पेस्टिसाइड, रबर, पेंट, बायोडीजल, फूड एडिटिव एंड मोर, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और जो वेस्ट वाटर है वो एक सोर्स हो सकता है रॉ मटेरियल के लिए बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए, जिसमें कि पेपर, पॉलीमर, पेस्टिसाइड, रबर, पेंट, बायोडीजल, फूड एडिटिव और सब आते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो जो इम्प्रॉपर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो रहा है ये एक ग्लोबल चैलेंज है। इसने बढ़ा दिया है पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज को। 2030 तक जो डोमेस्टिक और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर प्रोजेक्शन है ये एस्टिमेट कर रहा है कि ये बढ़ के 24 से 38% बढ़ेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर इतना ह्यूज अमाउंट में अगर वेस्ट वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है तो ओनली 11% ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज करेंटली बीइंग रीयूज, इंडिकेटिंग एन अनटैप्ड पोटेंशियल। और सिर्फ 11% ही डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ऐसा है जिसको करेंटली रीयूज किया जा रहा है। ये दर्शाता है इसके अनटैप्ड पोटेंशियल को। Untreated wastewater remain a significant issue with approximately 50% of it entering the environment। का जो untreated wastewater है ये एक significant issue को दर्शाता है क्योंकि approximately 50% जो है वो वापस से जो वापस से environment में ही जा रहा है। Vulnerable group स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट हो रहे हैं पुअर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के कारण। सस्टेनेबल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है ये ऑफर करता है को बेनिफिटेड जैसे कि इंप्रूव इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, यानी मल्टी बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है। जो बैरियर है वेस्ट वाटर रिसोर्स रिकवरी को लेके, जैसे कि कमी है पॉलिटिकल सपोर्ट की, गवर्नेंस इश्यू, डाटा डेफिसिट, फाइनेंसिंग चैलेंज और कल्चरल परसेप्शन, ये सारे कुछ प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो सस्टेनेबल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है ये इन्वॉल्व करता है 3 की एक्शन एरिया को। कौन कौन से, कि रिड्यूस किया जाए वेस्ट वाटर के प्रोडक्शन को, प्रिवेंट किया जाए कंटेमिनेशन को, और सस्टेनेबली मैनेज किया जाए वेस्ट वाटर को रिसोर्स रिकवरी या रीयूज के लिए। एड्रेस करना होगा इन सब एरिया को जो कि रिक्वायर करता है बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि इफेक्टिव गवर्नेंस, मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट, इनहेंसिंग कैपेसिटी, फॉस्टरिंग इनोवेशन, डाटा कलेक्शन एंड इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस को। रियलाइज करना होगा जो इकोनॉमिक वैल्यू है वेस्ट वाटर का जो कि जरूरी है, और शेयर करना होगा एक विजन और कलेक्टिव एक्शन की आवश्यकता है इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, ताकि एक बदलाव लाया जा सके लार्ज स्केल पे। जो डिटेल गाइडलाइंस है सीवेज ट्रीटमेंट और रीयूज टेक्नोलॉजी का इसको तैयार करना होगा। इफेक्टिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को परमिट करना होगा सफिशिएंट कॉस्ट रिकवरी के लिए। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेस्ट वाटर नीड जो है इसको देखना होगा एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में जो इसका पोटेंशियल है, ताकि एड्रेस किया जा सके एनवायरमेंटल और सोशल क्राइसिस को। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वेस्ट वाटर का पॉल्यूशन प्रॉब्लम से एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में, ये काफी ज्यादा जरूरी है ताकि एड्रेस किया जा सके वाटर स्कैर्सिटी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और इंश्योर किया जा सके सस्टेनेबल फ्यूचर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम दक्ष, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में हम। तो प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना, ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 2020-21 के समय पे। इसका गोल है कि इनहेंस किया जाए कॉम्पिटेंसी लेवल को स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के लिए, ताकि उनको एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड किया जा सके और ये कंट्रीब्यूट करे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये जो स्कीम है इसका मेन मकसद है कि जो शेड्यूल कास्ट है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट है, डी नोटिफाइड ट्राइब है और सफाई कर्मचारी और अदर है, इसके ऊपर ये स्पेशली फोकस कर रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्कीम के लिए, तो जो एज है वो 18 से 45 ईयर्स होना चाहिए। इनकम की अगर हम बात करें तो कोई भी इनकम लिमिट नहीं रखी गई है एससी सफाई कर्मचारी के लिए, जिसमें कि वेस्ट स्पीकर भी आते हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब। ओबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्राइब के लिए एनुअल फैमिली इनकम जो है वो बिलो होना चाहिए 3 लाख से और 1 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी ओबीसी के लिए 3 लाख से कम और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के लिए 1 लाख से कम होना चाहिए। ये जो स्कीम है वो ऑफर कर रहा है बहुत टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अलग अलग ड्यूरेशन के लिए और कॉस्ट पर कैंडिडेट, जैसे कि अप स्किलिंग, रीस्किलिंग प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, ये सब हो गया। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.